नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 11 अक्टूबर 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। चारों देखो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, नोबेल पुरस्कार पीस के लिए मिला है मचादो को। वेनेजुएला की अपोजिशन के लीडर हैं, तो पूरी स्टोरी जानेंगे। फिर दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज डेमोग्राफी मिशन से संबंधित। सरकार ने ना डेमोग्राफी मिशन अनाउंस किया था 15 अगस्त को, लेकिन बहुत छोटा काम उस मिशन को दिया गया है, और जबकि बहुत सारे काम उस डेमोग्राफी मिशन को दिए जा सकते हैं। तो एक नया पर्सपेक्टिव है डेमोग्राफी से संबंधित, डिस्कस करेंगे। आमतौर पे डेमोग्राफी के बारे में हम सिर्फ स्किल डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ नई डायमेंशंस हैं तो वो डिस्कस करेंगे। बढ़िया आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ऋषिकेश में ना एक घटना सामने आई थी। ब्यूटी पेजेंट की तैयारी कर रही थी कुछ लड़कियां, तो वहां पे कुछ लोग पहुंचे और इवेंट को बंद करवा दिया। तो वुमेन राइट्स से संबंधित वो आर्टिकल है, उसमें भी कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं। हालांकि एक तरफा बात करता है वो आर्टिकल, लेकिन अच्छे पॉइंट्स हैं आंसर्स में यूज करने के लिए। चौथा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे देखो पंजाब हरियाणा में किसान स्टबल जलाते हैं और दिल्ली एनसीआर में स्मोक चैम्बर बन जाता है। सॉल्यूशंस हैं लेकिन किसान अपना नहीं रहे हैं। क्वेश्चन उठता है क्यों? तो गहराई में जाता है ये आर्टिकल कि किसान सॉल्यूशंस होने के बावजूद क्यों नहीं अपना रहे हैं। हम तो आंसर में सॉल्यूशन लिख देते हैं कि हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, पूसा कंपोजर, ये सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन किसान अपना क्यों नहीं रहा है वो इंपॉर्टेंट है। वो हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नोबेल पीस प्राइज से संबंधित है। देखो, यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप काफी समय से अपने लिए नोबेल पीस प्राइज मांग रहे थे, लेकिन इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज है वो वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मरिया कोरिना मचादो को दिया गया है। इन्होंने आखिरकार ऐसा क्या किया, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है डेमोक्रेसी की लड़ाई में, सब आज बेसिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कंटेक्स्ट, मतलब वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर है, तो वेनेजुएला के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कहाँ पे है, क्या चल रहा है उस देश में। साउथ अमेरिका में एक छोटा सा देश है नॉर्थ में, वेनेजुएला। देखो ये जो देश है ना वेनेजुएला, किसी समय में देखो काफी अमीर देश हुआ करता था। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं वेनेजुएला में, मतलब लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश था। लोग इसे सऊदी वेनेजुएला भी कहा करते थे। पैसा था, प्रोस्पेरिटी थी, सब था। लेकिन देखो ये सब था 90 से पहले। लेकिन 1999 में क्या होता है, वहां पे ना एक मिलिट्री लीडर सत्ता में आते हैं जिनका नाम था ह्यूगो शावेज। ये देखो, ये जो मिलिट्री लीडर आपको दिख रहे हैं ना लेफ्ट में, ये सत्ता में आते हैं। इनका नाम था ह्यूगो शावेज। अब ये ना एक नया मॉडल देते हैं। ये बोलते हैं वेनेजुएला को चलाने के लिए ना एक नया मॉडल मैं देता हूं, जिसका नाम होगा बोलिवियन रेवोल्यूशन। आपको ना एक थोड़ी सी पहले बात बता देता हूं। साइमन बोलीवर नाम के एक पर्सन थे। साइमन बोलीवर ने ना लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को आजाद करवाने में ना बहुत बढ़िया रोल प्ले किया था। जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी काफी सम्मानित फिगर है ना, उसी प्रकार से लैटिन अमेरिका में ना साइमन बोलीवर काफी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं। तो इनके नाम पे 1999 में वेनेजुएला के एक मिलिट्री लीडर जो सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं, ह्यूगो शावेज, ये एक क्रांति लेके आते हैं, बोलीवर रेवोल्यूशन, जिसे चाविस्मो भी कहा जाता है। क्योंकि कौन लेके आया था? ह्यूगो शावेज ये लेके आए थे, तो इसे चाविस्मो भी कहा जाता है। लेकिन आप पूछोगे सर ये बोलिवियर रेवोल्यूशन या फिर चाविस्मो था क्या, जो 1999 में ह्यूगो शावेज लेके आए? सरल शब्दों में अगर आपको बोलूं तो ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन था। सबसे पहले सोशलिज्म, मतलब वेनेजुएला में समाजवाद को इंप्लीमेंट किया गया, और समाजवाद के अंदर आपको पता है क्या होता है। कहने के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य। ये सब देखो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कई बार इसके नाम पे जो लीडर्स होते हैं वो पॉपुलिज्म करने लगते हैं। पॉपुलिज्म मतलब एक तरफ फ्री में चीजें दी, अपना नाम कर लिया,
फिर जो जनता है उसकी आज़ादी को दबा दिया गया, उनके अधिकार छीन लिए गए और वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको कमज़ोर कर दिया गया। यही सब कुछ हुआ इनके रूल के दौरान 1999 में, जब ये सत्ता में आए ह्यूगो चावेज। चाविज्मो के 3 मुख्य पिलर्स, सोशलिज्म यानी फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, वेलफेयर प्रोग्राम्स। जब सब कुछ फ्री मिला तो जनता खुश, और ये कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी तो थे ही, घंटों भाषण देते, जनता के साथ में सीधा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते, और जनता को इन्होंने यकीन दिलवा दिया कि मैं आपको बचाने वाला हूं, मैं आपका सेवियर हूं। और ये अमेरिका के खिलाफ काफी बोलते थे, यूएसए के अगेंस्ट। होता है ना, किसी देश में कई बार नेशनलिज्म पनपता है, किसी दूसरे पड़ोसी बड़े देश के खिलाफ जहर उगल के। जैसे नेपाल में ना कुछ लोग इंडिया के खिलाफ जहर उगलते हैं और अपने आप को नेशनलिस्ट साबित करते हैं। ऐसा होता है, इंडिया में भी कुछ लोग चाइना के अगेंस्ट भयंकर बोलेंगे और फिर अपने आप को बोलेंगे कि मैं नेशनलिस्ट हूं, देखो। तो वेनेजुएला में ना एंटी अमेरिकनिज्म भी देखने को मिला। सभी प्रॉब्लम्स के लिए यूएसए को दोषी ठहराया गया। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को पूरी तरह से प्रोवोक कर दिया इन्होंने। क्यूबा, रशिया, चाइना जैसे देश जो यूएस के अगेंस्ट थे ना, उनके साथ में अलायंस बनाया और वेस्टर्न डेमोक्रेसी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। तो ये 3 पिलर थे चाविज्मो के, और इसको इंप्लीमेंट किया 1999 में ह्यूगो चावेज ने। देखो, सब शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन देखो धीरे धीरे सिचुएशन खराब होने लगी, क्योंकि शुरू में तो तेल के दाम आसमान पे थे, तेल से पैसा मिल रहा था वेनेजुएला को, तो जो फ्री में स्कीम्स चलाई थी उनको इंप्लीमेंट करना भी आसान था। और शुरू में थोड़ी सी गरीबी कम हुई तो लोगों को लगा कि हमारा तो मसीहा आ गया। लेकिन देखो, आपको भी पता है दोस्तों, देश कभी भी ना पैसे बांटने से नहीं चलता। देश चलता है संस्थाओं से, देश चलता है इंस्टीट्यूशंस से। लेकिन जो ये ह्यूगो चावेज थे ना, एक एक करके इन्होंने सभी इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करना स्टार्ट कर दिया। जुडिशरी को पॉलिटिसाइज कर दिया। जो जज नियुक्त हुए वो इन्हीं के वफादार थे। फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन पे कंट्रोल इस्टेब्लिश कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जो निष्पक्षता थी वो खत्म हो गई। मीडिया का दमन कर दिया गया, मीडिया को साइलेंस कर दिया गया, और विपक्ष का जो भी नेता इनके खिलाफ बोलता उसे देशद्रोही बोलकर जेल में डाल दिया जाता। तो ये सब कुछ हो गया वहां पे, और मिलिट्री तो इनके खिलाफ लॉयल थी ही। तो जब देखो ये सब कुछ हुआ तो वेनेजुएला फिर बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा। फिर आगे चलते हैं ना, तो आगे चलते हैं तो 2013 में सत्ता में आ जाते हैं एक और लीडर। सत्ता में आ जाते हैं एक और लीडर जिसका नाम था निकोलस मदुरो। ये देखो, ये जो बगल में बैठे हैं ना राइट में, ये हैं निकोलस मदुरो। 2013 में इनकी मृत्यु हो गई, तो इनके चेले सत्ता में बैठते हैं निकोलस मदुरो। ये तो देखो और भी ज्यादा डिक्टेटर की तरह बिहेव करते हैं। मतलब इनके आने के बाद में तो वेनेजुएला में सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। आप आज का वेनेजुएला देखोगे, पूरी तरह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पे है, हाइपर इन्फ्लेशन है, लोगों के पास बोरियों में पैसे हैं, लेकिन उन बोरियां भर के पैसों की सहायता से भी वो एक ब्रेड का पैकेट नहीं खरीद पाते। यूएन का डेटा कहता है 20 लाख से ज्यादा लोग वहां पे हंगर यानी भूखमरी से प्रभावित हैं। लगभग 70 लाख लोग जो हैं, यानी वेनेजुएला की 25% आबादी देश छोड़कर भाग चुकी है। सोच के देखिए, चाविस्मो के नाम पे, यानी बोलीवर रेवोल्यूशन के नाम पे जो क्रांति आई, समाजवाद के नाम पे जो क्रांति आई, वो किस प्रकार से डिक्टेटरशिप में और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में आकर खत्म हो रही है। चलो, ये बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। अब आती हैं हमारी हीरोइन मरिया कोरिना मचादो। इन्होंने क्या किया? जब देखो वेनेजुएला में ना सिचुएशन इतनी खराब थी, ऐसा अंधेरा कि हर कोई डर कर चुप करके बैठ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में एक शख्स उम्मीद की किरण बनकर खड़ा होता है, और वो नाम है मरिया कोरिना मचादो। ये देखो कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं थी, ये एक इंजीनियर है, एक मां है। लेकिन जब इन्होंने देखा मेरा देश टूट रहा है, तब देखो इन्होंने मतलब चुप नहीं बैठी, ये इन्होंने खुद मोर्चा संभाला। तो इन्होंने क्या क्या किया वेनेजुएला में?
एक तरफ देखो वेनेजुला में डिक्टेटरशिप है, लेकिन बावजूद इसके ना 2002 में इन्होंने ना सुमाते नाम का एक एनजीओ बनाया। इस एनजीओ का काम क्या था? इलेक्शंस में जो फ्रॉड होते हैं ना, इलेक्शंस में होने वाले फ्रॉड को मॉनिटर करना, निगरानी करना। फिर देखो 2005 में ना सावेज के खिलाफ, जो उस समय ह्यूगो सावेज सत्ता में था ना, तो उनके खिलाफ ना इन्होंने जनमत संग्रह किया। मतलब एक ऑप्शन होता है कई सारे देशों में, राइट टू रिकॉल, कि पॉलिटिशियन, चुने हुए प्रतिनिधि अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो इनको रिकॉल कर लिया जाए, वापस बुला लिया जाए। तो इन्होंने 2005 में उस समय के लीडर शावेज के अगेंस्ट राइट टू रिकॉल करवाया, जनमत संग्रह करवाया। तो इन पर ना देशद्रोह के चार्जेस लगा दिए गए, इनको एजेंट ऑफ अमेरिका बोला गया। समझ गए? फिर 2014 में इन्होंने, जब छात्र उस समय के लीडर मदुरो के खिलाफ सड़कों पे उतरे, तो उन छात्रों का, उन स्टूडेंट्स का नेतृत्व किया मचादो ने, और इसके लिए भी उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया, सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए। फिर 2024 में ना ये इलेक्शन में खड़ा होना चाहती थी, लेकिन इनको इलेक्शन से बैन कर दिया गया, क्योंकि मदुरो को डर लगता था ये जीत जाएंगी, इसलिए इनको इलेक्शन से बैन कर दिया गया। लेकिन देखो 2024 में ना इन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटजी अपनाई। पूरा का पूरा जो अपोजिशन था ना वेनेजुला में, उनको एकजुट कर दिया एक लीडर के पीछे, जिनका नाम था एडमेंडो गोंजालेज। ये अपोजिशन के लीडर थे। जब मचादो खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकी, तो सारे अपोजिशन को इनके पीछे में एकजुट कर दिया। और जब इलेक्शन लड़े जा रहे थे 2024 में, कई सारे सर्वेस बोल रहे थे कि ये भारी मतों से इलेक्शन जीतने वाले हैं, 2-1 से गोंजालेज। लेकिन जो डिक्टेटर हैं अभी वेनेजुला के, मदुरो, उन्होंने इलेक्शन के नतीजे को रिजेक्ट कर दिया, नहीं अपनाया। तो ना इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 2024 में, पिछले साल, कि मैं छुप कर ये आर्टिकल लिख रही हूं क्योंकि मुझे मेरी जान का खतरा है। समझ रहे हो? तो अभी वो छुपी हुई हैं। मतलब एग्जैक्टली यही तो देखने को मिला, पता नहीं वास्तव में वो छुपी हुई हैं या फिर कहने के लिए हैं। लेकिन आज इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 2024 का जो उन्होंने आर्टिकल लिखा वो छुप के लिखा। और देखो 2024 का जब इलेक्शन हुआ ना, तो 2000 से ज्यादा अपोजिशन के कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया मदुरो ने। तो ये इनकी कहानी है पूरी। अब देखो प्रॉब्लम क्या है। राइटर ये बोलते हैं, शुरू में जब ये बोलीवर रेवोल्यूशन वेनेजुला में आई थी ना, तब बल्कि ना बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज के एक्सपर्ट्स ने, यूएसए के एक्सपर्ट्स ने तारीफ की थी कि देखो वेनेजुला कितना बढ़िया काम कर रहा है, इतनी बढ़िया क्रांति वहां पे आई है, गरीब लोगों के लिए काम हो रहा है, बहुत सारी बातें बोली गई थी। लेकिन देखो कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। जब वेनेजुला डिक्टेटरशिप के रास्ते पे चल पड़ा, समाजवाद का रास्ता छोड़ दिया, तब किसी अमेरिकन एक्सपर्ट ने गलती नहीं मानी कि हमने उस समय गलत समझा था, ये तो बर्बाद कर रहे हैं चीजों को। किसी यूएसए के या फिर वेस्टर्न कंट्री के एक्सपर्ट ने माफी नहीं मांगी कि हमने वेनेजुला के लीडर्स को समझने में गलती कर दी। अब क्वेश्चन ये उठता है, आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? वेनेजुला में तो सब बर्बाद है, डिक्टेटर रूल कर रहे हैं, तो आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? चुनाव विफल हो चुके हैं, सैंक्शंस लगाए वेनेजुला के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ा, असफल हो चुके हैं सैंक्शंस भी। डिप्लोमेसी भी फेल हो चुकी है, काफी बार वहां पे डिप्लोमेसी की सहायता से सिचुएशन ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन सब फेल। समझे? तो ना कुछ सॉल्यूशंस बताते हैं राइटर। सॉल्यूशन देखो, पहला ये हो सकता है कि जो अभी लीडर है ना मदुरो, इनको ऑप्शन दिया जाए कि भाई अगर आप मानो, अगर आप सत्ता छोड़ने को तैयार हो तो हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। सेफ एक्साइल का जो ऑप्शन है आपके लिए खुला हुआ है, आप वेनेजुला छोड़ के किसी और देश में चले जाइए, फॉर एग्जांपल रशिया में, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। इवन मदुरो और उनके जो टॉप जनरल्स हैं उनको सेफ पैसेज दिया जा सकता है, आपके खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, आप जा सकते हैं देश छोड़ के। लेकिन वो कभी मानेंगे नहीं। जब तक देखो उनको ना कंसिक्वेंसेस का डर नहीं होगा तो कोई सत्ता छोड़ने के लिए तैयार होता नहीं है। फिर दूसरा है एमनेस्टी फॉर ऑफिशियल्स। जो निचले स्तर के अधिकारी या फिर सेना के अफसर है ना, उन्हें आम माफी दे दी जाए। मतलब कि
आपको हम माफ करने के लिए तैयार हैं अगर आप लोकतंत्र का साथ देते हो तो। लेकिन मचादो देखो खुद कहती हैं, जिनको नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला है शांति के लिए, कि मदुरो तब तक नहीं जाएगा जब तक उसे कंसिक्वेंसेस का डर ना हो। समझ गए? और अगर देखो मदुरो को सत्ता से हटाना है जैसे असद को हटाया गया, तो इसके लिए यूएस को अपनी आर्मी भेजनी पड़ सकती है, तो मिलिट्री कन्फ्लिक्ट का रिस्क है। क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रंप जो बार बार ये दावा करते हैं कि मैंने वार खत्म किया, क्या वो मिलिट्री रिस्क लेंगे? इसकी संभावना देखो कम है। लेकिन ट्रंप खुद कहते हैं कि कई बार परमानेंट शांति के लिए ना आपको पावर दिखानी पड़ती है। जैसे चर्चिल हैं, रोजवेल्ट हैं, इन्होंने पावर दिखाई तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्या यूएस अपनी मिलिट्री भेजेगा वेनेजुएला में, वहां पे सिचुएशन ठीक करने के लिए? तो देखो बहुत बढ़िया इनकी स्टोरी है, और आप जीएस पेपर 4 एथिक्स में मोरल लीडरशिप में इनकी स्टोरी यूज कर सकते हो। जीएस पेपर 2 आईआर में जियोपॉलिटिक्स में वेनेजुएला का एग्जांपल आप यूज कर सकते हो। इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स से क्या होता है, ये एग्जांपल आप जीएस पेपर 2 पॉलिटी में यूज कर सकते हो। ऐसे वगैरह आए, साइलेंस इज वायलेंस का कंटेक्स्ट हो, तो वहां पे आप मचादो की स्टोरी यूज कर सकते हो। क्योंकि देखो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। कहीं पर भी इनजस्टिस होता है तो वर्ल्ड में वो हर एक जगह पे जस्टिस के लिए खतरा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, रियल नीड इज ए होलिस्टिक डेमोग्राफिक मिशन। बढ़िया आर्टिकल है ये भी, अपना सिलेबस में जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हुआ ये कि 15 अगस्त 2025 को ना सरकार ने एक डेमोग्राफिक मिशन अनाउंस किया। लेकिन देखो इस डेमोग्राफिक मिशन का ना फोकस बहुत लिमिटेड था। इसका काम बस ये था कि बांग्लादेश से आ रहे अनडॉक्यूमेंटेड जो इमिग्रेंट्स है ना, उन पर नजर रखना। देखो ये तो वही बात हो गई कि आपके पास में ना एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप कैलकुलेटर की तरह करना चाहते हैं। आज इंडिया देखो दुनिया का ना सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत यंग है। आपको भी पता है, हम अक्सर बात करते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी हमारे पक्ष में है। आने वाले 15-20 साल हम इसका फायदा उठा सकते हैं स्किल देके। लेकिन देखो डेमोग्राफी को सिर्फ इमिग्रेशन के चश्मे से देखना एक छोटी सोच है। ऑथर यही कह रहे हैं कि डेमोग्राफी मिशन जो अनाउंस किया गया है ना, इसको थोड़ा होलिस्टिक काम दिया जाए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब हम डेमोग्राफी की बात करते हैं, डेमोग्राफी का रियल मीनिंग होता क्या है। देखो डेमोग्राफी सिर्फ पॉपुलेशन गिनने तक नहीं है कि हाँ भाई पॉपुलेशन की गिनती कर ली, यही डेमोग्राफी है। नहीं, डेमोग्राफी के देखो 3 मेन पिलर्स हैं। जैसे सबसे पहले है फर्टिलिटी, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। डेमोग्राफी का दूसरा पिलर है मोर्टेलिटी, कितने लोग मर रहे हैं। और तीसरा पिलर है माइग्रेशन, मतलब कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो आर्टिकल ये कहता है हमें ना इन 3 चीजों से आगे देखना होगा डेमोग्राफी को। हमें यह देखना होगा कि हमारी पॉपुलेशन की ना कैपेबिलिटी कैसे है। क्या उनके पास में अच्छी एजुकेशन है, क्या उनके पास में अच्छी हेल्थ है, क्या उनके पास में अच्छी नौकरियां हैं। तो हमें कैपेबिलिटी की अप्रोच से अपनी डेमोग्राफी को देखना होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो स्किल इंडिया की बात करते हैं। सरकार ने स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया, लेकिन देखो अलग अलग राज्यों में ना जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बैलेंस्ड नहीं है। बिहार और यूपी के स्टूडेंट्स को ना क्वालिटी एजुकेशन के लिए दिल्ली या कोटा जाना पड़ता है। तो ये एक रीजनल इम्बैलेंस है। अब डेमोग्राफी मिशन का काम होना चाहिए था कि इस रीजनल इम्बैलेंस को एड्रेस करना कि क्यों यूपी बिहार का जो स्टूडेंट है वो कोटा या दिल्ली पढ़ने के लिए जा रहा है, क्वालिटी एजुकेशन वहां पे नहीं है। तो इस चीज को एड्रेस करने का काम डेमोग्राफी मिशन का होना चाहिए था। समझ रहे हो? फिर माइग्रेशन की बात की जाती है। राइटर बोलते हैं देखो माइग्रेशन जो है ना, माइग्रेशन एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन बैलेंसर है। लेकिन इंडिया में ना माइग्रेंट्स की जो लाइफ है आसान नहीं होती। आर्टिकल एक जबरदस्त पॉइंट उठाता है, माइग्रेंट की जो आइडेंटिटी है ना वो स्टेटेड नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टेड है।
क्या मतलब है इस चीज का जब हम ये बोलते हैं माइग्रेंट की आइडेंटिटी इंडिया में स्टेटेड नहीं है बल्कि कंस्ट्रक्टेड है? इसका मतलब देखो ये है, जब आप अपने स्टेट में होते हो ना, तो आप बस एक सिटीजन हो, आपकी एक स्टेटेड आइडेंटिटी है कि आप कौन सी तहसील कौन से राज्य से संबंध रखते हो, और उसके बेस पे आपको सुविधाओं का लाभ मिलता है, सर्टिफिकेट वगैरह में दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब आप काम के लिए मुंबई या बेंगलोर जाते हो ना, तो आपको फिर देखो काफी बार बिहारी कह के बोला जाता है, यूपी का भैया कह के बोला जाता है, हरियाणवी कह के बोला जाता है। तो मतलब ऐसी जो आइडेंटिटीज है ना, वो समाज उनके ऊपर थोप देता है, ये कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी है। अब चूंकि उनको इस प्रकार की आइडेंटिटीज से पुकारा जाता है, तो फिर वैसा ही उनके साथ में बिहेव भी किया जाता है, उनके साथ में इन आइडेंटिटीज के आधार पे भेदभाव होता है। और सबसे बड़ा मुद्दा है वोट के अधिकार का। मतलब उनसे ना वोट का जो अधिकार है वो तक छीन लिया जाता है। कैसे? क्योंकि देखो, जहां पे माइग्रेंट का घर है वहां पे वो स्पेशल वोट देने के लिए पहुंच नहीं पाता, और जहां पे वो काम कर रहा है वहां पे उसने वोट मनवाया नहीं है। तो मतलब एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं जैन ब्रीमन, वो ना इन माइग्रेंट्स को ना फुटलूज लेबर कहते हैं। फुटलूज लेबर मतलब ऐसी लेबर जिनके पैर हैं बट जमीन नहीं है। तो जो डेमोग्राफी मिशन अनाउंस किया गया है ना, उसका काम होना चाहिए था माइग्रेंट्स के अधिकारों की रक्षा करना। समझ गए? इसके बाद देखो लॉन्जिविटी से संबंधित पॉइंट आता है। देखो, अच्छी हेल्थ की वजह से ना अब लोग ज्यादा जीते हैं, इसे कहते हैं लॉन्जिविटी। और देखो ये अच्छी चीज है कि लोग ज्यादा जी रहे हैं, लेकिन देखो इसके ना चैलेंजेस भी हैं। ज्यादा जीना मतलब बूढ़े लोगों का ज्यादा होना, और ज्यादा बूढ़े लोगों का मतलब ज्यादा पेंशन, ज्यादा हेल्थ केयर पे खर्चा। तो आर्टिकल कहता है हमें ना दो चीजें बदलनी होंगी। सबसे पहले हमें ना एज को रीडिफाइन करना होगा। एज को रीडिफाइन करने का मतलब जानते हो? हमें यह सोचना बंद करना होगा कि 60 के बाद ना, 60 की एज के बाद में इंसान प्रोडक्टिव नहीं होता। हमें यह नैरेटिव तय करना होगा कि अगर कोई हेल्दी है तो वो 60 के बाद भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। दूसरा देखो, हमें ना सोशल सिक्योरिटी के ऊपर फिर से सोचना होगा। सोशल सिक्योरिटी के ऊपर अब तक देखो सारी जिम्मेदारी ना सरकार की मानी जाती थी कि बुढ़ापे के बाद मतलब रिटायर होने के बाद में उस पर्सन का जो रिटायर हो चुका है उसका ख्याल रखना। लेकिन अब देखो एम्प्लॉयर को भी अपने एम्प्लॉइज के बुढ़ापे के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करनी चाहिए। समझ रहे हो? प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयर है ना, उनको भी बुढ़ापे के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग में कंट्रीब्यूट करना होगा। कुछ ना कुछ पैसा काट के सोशल सिक्योरिटी फंड में जमा करवा के, जो भी हो जैसे भी हो, इस पे एक अलग सा आर्टिकल आ सकता है। लेकिन मेन पॉइंट क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्टिंग फ्रॉम गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयर, प्राइवेट एम्प्लॉयर। अब देखो पर कैपिटा का कंसेप्ट आता है। ये देखो आर्टिकल का ना सबसे पावरफुल पॉइंट है। हमारी जो पॉलिसीज है ना, हमारी पॉलिसीज पर कैपिटा इनकम पे अटकी हुई हैं। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करनी है, लेकिन देखो ये ना एक बहुत बड़ा धोखा है। धोखा कैसे है? आप एग्जांपल लीजिए। दो राज्य हैं, स्टेट ए एंड स्टेट बी। अब देखो स्टेट ए में ना 100 लोग हैं, जिसमें से 60 वर्किंग एज के हैं, 60 काम करने वाले हैं, मतलब 60 ऐसे हैं जिनकी एज 15 से 64 के बीच में है। और स्टेट बी में ना, स्टेट बी में भी 100 लोग हैं, लेकिन 100 में से सिर्फ 30 ऐसे हैं जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में है, मतलब जिनकी एज 15 से 64 के बीच में है। अब सोच के देखो, स्टेट ए में वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी है? 60%। और स्टेट बी में वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी है? 30%। दोनों स्टेट को अगर सरकार 1000 रुपए दे तो पर कैपिटा 10 रुपए हुआ। पर क्या यह सही है? क्या यह फेयर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो स्टेट बी को ना हेल्थ और एजुकेशन पे ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे डिपेंडेंट्स ज्यादा हैं, वहां पे वर्किंग एज पॉपुलेशन सिर्फ 30 है और बाकी 70 बूढ़े और बच्चे हैं। तो इसलिए वहां पे सरकार को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, इसलिए स्टेट बी को सरकार को ज्यादा पैसा देना चाहिए। तो कुल मिला के देखो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, लॉन्जिविटी से संबंधित, पर कैपिटा इनकम से संबंधित सारे पॉइंट्स को मिला के राइटर ये बोलना चाहते हैं कि हमें ना
डेमोग्राफी को सिर्फ एक नंबर नहीं मानना चाहिए। डेमोग्राफी का जो कंपोजिशन है, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, वो सब हमें देखना होगा। डेमोग्राफी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये देश का भविष्य बनाने का ब्लूप्रिंट है। तो इसलिए फिर से वो बात बोलता हूं, सरकार ने 15 अगस्त को डेमोग्राफी मिशन बनाने के लिए अनाउंसमेंट तो कर दी, लेकिन काम बहुत छोटा दिया गया है कि बांग्लादेश से आने वाले जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं उन पे नजर रखना। ये वही बात हो गई, सुपर कंप्यूटर को कैलकुलेटर वाला काम दिया गया है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, मोरल पुलिसिंग एंड इंडिया में वुमेन राइट्स से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो, आर्टिकल की जो शुरुआत है ना, वो ऋषिकेश की एक घटना से होती है। वहां पे ना एक मिस ऋषिकेश नाम से ना ब्यूटी पेजेंट हो रहा था, लेकिन कुछ लोग वहां पे एंटर करते हैं और उन्होंने ना कंटेस्टेंट्स को लेक्चर देना शुरू कर दिया। लेक्चर था इंडियन कल्चर पे। उन्होंने वुमेन कंटेस्टेंट से बोला, मॉडलिंग खत्म हो गई है, तुम अपने घर जाओ। सोचो, एक आदमी महिलाओं से भरे रूम में आकर कहता है घर जाओ। ये सिर्फ देखो एक लाइन नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक सोच है जो कहती है कि महिलाओं की जो जगह है ना सिर्फ घर पे है और उनको पब्लिक लाइफ में खड़ा नहीं होना चाहिए, पब्लिक लाइफ में उनकी कोई जगह नहीं है। तो यहां पे रियल इशू क्या है? देखो, कहने को ये जो अभियान है ना, ये अभियान है कल्चर बचाओ अभियान। असल में ना कल्चर के बारे में ये पूरा इंसिडेंट नहीं है। इट इज ऑल अबाउट कंट्रोल। क्या कंट्रोल करना है? पैट्रियार्की क्या है? देखो, ये जो माइंडसेट है ना, उस पैट्रियार्कल माइंडसेट का रिजल्ट है जो सदियों से चला आ रहा है। पैट्रियार्की एक ऐसा सोशल सिस्टम है जहां पे ना पुरुष प्राइमरीली पावर होल्ड करता है और वो डिसाइड करता है कि महिलाएं क्या पहनेंगी, कहां जाएंगी और क्या करेंगी। एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं कमला भसीन, उन्होंने कहा था, पैट्रियार्की जो है महिलाओं को कन्विंस करवा देती है कि उनकी चॉइसेस को कंट्रोल किया जा रहा है कल्चर को प्रोटेक्ट करने के नाम पे। लेकिन असल में जब महिलाएं पैट्रियार्की की बातों को मान लेती हैं ना, तो इसका मतलब वो अपने जो पिंजरे की दीवारें हैं ना, उनको एक्सेप्ट कर रही हैं। समझ रहे हो? और एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी आप देखिए। अब जैसे ऋषिकेश की एक घटना थी। ऋषिकेश जैसी जगहों पे ना, जहां पे विदेशी टूरिस्ट आते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, वहां पे लेकिन अगर भारतीय महिलाएं रैंप पर चलें तो संस्कृति खतरे में आ जाती है। हम मिस यूनिवर्स जीतने पर सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ, हमारे देश की लड़की ने मिस यूनिवर्स जीता, लेकिन जब छोटे टाउन की लड़की पेजेंट में हिस्सा ले तो वो गलत हो जाता है। ये दोगलापन नहीं तो क्या है? और राइटर बोलते हैं ये पुलिसिंग सिर्फ देखो ऋषिकेश तक सीमित नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी में शामिल है। स्कूल यूनिफॉर्म से लेके ऑफिस ड्रेस तक हमेशा फोकस जो है महिलाओं के कपड़ों पर होता है। जीन्स मत पहनो, शॉर्ट मत पहनो, क्योंकि उनकी बॉडी को कम्युनिटी की इज्जत से जोड़ दिया जाता है। हर लड़की को सिखाया जाता है कि घर पहुंचकर टेक्स्ट करना है। पेरेंट्स लोकेशन ट्रैक करते हैं और ये सेफ्टी के नाम पर कम, बल्कि उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के नाम पर ज्यादा होता है। स्ट्रीट्स सेफ बनाने के बजाय हम लड़कियों का घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। समाज में देखो मोरालिटी पता है क्या है? जब लोगों में सिविक सेंस आएगी। बिहार के पटना में मेट्रो स्टार्ट होते ही वहां पे पान थूकने की पिक्चर्स सामने आई। करप्शन इतना ज्यादा है सोसाइटी में, इतना ज्यादा है, लेकिन उसे तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है ये बोल के कि चलता है। हर तरफ घूसखोरी। लोग इतना टैक्स देते हैं फिर भी रोड्स जो हैं इतनी घटिया मिलती है टैक्स पेयर्स को। ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। समझ गए? फिर इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, वर्क प्लेसेस पे ना महिलाओं से ये उम्मीद की जाती है कि वो सहनशील रहें, वो एग्रीएबल रहें। अगर वो एम्बिशियस हैं तो उन्हें बोसी कहा जाता है और उनके सपनों को बहुत ज़्यादा बोल्ड कह के दबा दिया जाता है। ये कुछ घटनाएं हैं जो पहले भी हो चुकी हैं। जैसे मंगलोर कर्नाटक में है, वहाँ पे पब पे अटैक हुआ था, श्री राम सेने के लोगों ने अटैक किया था।
मुंबई में एंटी वैलेंटाइन रेड्स, और ये समय समय पे होता जाता है। और इसके बाद में ना राइटर एक बात बोलते हैं, इस इंसिडेंट्स में ना ये एक जो कंटेस्टेंट थी मुस्कान शर्मा, इन्होंने देखो एक चीज पूछ ली। जो पर्सन वहां पे आया था ना ये सब बंद करवाने के लिए, इस लड़की ने पूछ लिया हु आर यू, एक छोटा सा सवाल लेकिन बहुत पावरफुल है। ये जो सवाल है ना पैट्रियार्की को चैलेंज करता है, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करता है। अच्छी चीज है, महिलाएं अब सवाल कर रही हैं और अपनी जो चॉइसेस हैं उनके लिए लड़ रही हैं। और देखो आप ना इसे संविधान से भी जोड़ सकते हो, हमारा संविधान इसका जवाब देता है। आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, दोनों के लिए है, मेन के लिए वुमेन के लिए, दोनों के लिए है, सिर्फ मेन के लिए नहीं है। तो आर्टिकल 19 में क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है, चुनने का अधिकार सब शामिल है इसमें। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट करके लाइफ टू लिव विद लिबर्टी एंड राइट टू चूज दोनों इसमें शामिल किया है। तो लास्ट में राइटर ये बोलते हैं आगे रास्ता क्या है। देखो असली कल्चर तभी बचेगा जब हम रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। असली खतरा छोटी ड्रेसेस महिला पहने इससे नहीं है, असली खतरा उन लोगों से है जिनकी सोच जो छोटी है। तो आर्टिकल कहता है रियल थ्रेट टू आवर कल्चर इज नॉट वुमेन इन शॉर्ट ड्रेसेस, इट्स मैन विद शॉर्ट टेम्पर्स एंड लॉन्ग लेक्चर्स ऑन मोरालिटी। अगर हमारी संस्कृति इतनी कमजोर है कि कुछ लड़कियों के स्टेज पर चलने से संस्कृति खतरे में आ जाती है, तो शायद ऐसी संस्कृति को बचाने की जरूरत नहीं है। मतलब थोड़ा आर्टिकल ऐसा है, मतलब हार्श लाइन्स यूज करता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो स्टबल बर्निंग से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हर साल सर्दियों में ना दिल्ली और नॉर्थ इंडिया ना गैस चैम्बर बन जाता है, आपको पता ही होगा। हवा में जहर घुल जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। लेकिन ब्लेम किस पे जाता है? ब्लेम जाता है हरियाणा और पंजाब के किसानों पर। लेकिन राइटर जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है ना, ये ऑस्ट्रेलिया के पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं। एक फार्मर है, इनका नाम है ब्रायन चैटरटन। ब्रायन चैटरटन इनका नाम है। तो इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। ये कहते हैं देखो दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में जो ये स्मोक चैम्बर बनता है ना, स्टबल बर्निंग इसके लिए सिर्फ 30% रिस्पॉन्सिबल है। बाकी 70% तो दूसरे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, डस्ट, व्हीकुलर एमिशन, ये सब। लेकिन हम किसानों को विलन बना देते हैं, जो कि गलत है। और ऑथर देखो ये कहते हैं देखो स्टबल बर्निंग वाली प्रॉब्लम ना तब एड्रेस होगी जब हम स्टबल को ना पोटेंशियल मानेंगे, प्रॉब्लम नहीं मानेंगे। लेकिन वैसे जो बिगनर है उनको बता देता हूं स्टबल का मतलब क्या होता है। स्टबल का मतलब देखो वहां पे ना गर्मियों में जैसे पैडी की खेती हुई, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, इन इलाकों में। अब जब पैडी की हार्वेस्टिंग होती है ना, पैडी की हार्वेस्टिंग होती है तो हार्वेस्टिंग इस प्रकार से होती है कि थोड़ा सा जो कचरा है ना वो पिछली फसल का रह जाता है, इवन पैडी की हार्वेस्टिंग के बाद भी। अब फार्मर्स के पास में ना इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर अंदर अगली गेहूं की यानी वीट की, रबी की जो फसल है वो उगानी है। तो इतना टाइम किसानों के पास में होता नहीं कि मैनुअली जो स्टबल पीछे रह गया है हार्वेस्टिंग के बाद में मैनुअली उसकी कटाई की जाए, उस कचरे को मैनुअली हटाया जाए। तो किसान क्या करते हैं, सीधा खेत में आग लगा देते हैं, क्योंकि 7 दिनों के अंदर अंदर फिर वीट के जो बीज हैं वो बोने हैं, टाइम नहीं है, इसलिए सीधा आग लगा दो। और आग लगने से फिर एमिशन होता है, और वही जो एमिशन है फिर नॉर्थ इंडिया में खास करके दिल्ली एनसीआर रीजन में पहुंच जाता है हवाओं के माध्यम से। समझ गए, ये पूरा रीजन है। लेकिन राइटर ना एक बात बोलते हैं, देखो बात सिर्फ नॉर्थ इंडिया में स्मोक चैम्बर बनने की नहीं है, बात यह भी है कि ये बार बार जिस प्रकार की खेती पंजाब में हो रही है ना, तो पंजाब की मिट्टी भी थक चुकी है, उसका ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है, वाटर टेबल नीचे जा रहा है पंजाब में। तो पंजाब में एक बड़ा एग्रीकल्चर क्राइसिस चल रहा है, और हर साल पंजाब में ना लगभग 20 मिलियन टन पराली पैदा होती है। इतनी बड़ी क्वांटिटी को कुछ ही दिनों में खेत से हटाने का सबसे सस्ता और तेज तरार तरीका
जलाना ही है। तो किसान मजबूरी में ऐसा करते हैं। राइटर बोलते हैं मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहा हूं ऑस्ट्रेलिया का, इवन मैंने भी पराली जलाई है, मैंने भी जो पैडी की हार्वेस्टिंग का बचा हुआ कचरा है उसमें आग लगाई है। ये राइटर बात बोलते हैं। लेकिन सॉल्यूशंस देखो काफी आए हैं पिछले कुछ सालों में। जैसे 2 मशीनें आई हैं, एक हैप्पी सीडर और दूसरा सुपर सीडर। हैप्पी सीडर और सुपर सीडर 2 मशीनें आई हैं, हैप्पी सीडर एंड सुपर सीडर। ये मशीनें क्या करती हैं? ये मशीनें देखो बिना पराली हटाए, बिना पैडी हार्वेस्टिंग का कचरा हटाए सीधा खेत में गेहूं बो देती हैं। ये काम है इन मशीनों का, हैप्पी सीडर एंड सुपर सीडर, कि पिछला जो कचरा रह गया है ना पैडी हार्वेस्टिंग का, उसको बिना हटाए सीधा गेहूं के बीज को बो देना। दूसरा सॉल्यूशन एक निकल के आया, पूसा डिकम्पोजर। पूसा डिकम्पोजर ये इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने बनाया। तो पूसा डिकम्पोजर क्या करता है? ये एक लिक्विड है जो देखो पराली को यानी स्टबल को 25 दिनों के अंदर अंदर कंपोस्ट यानी खाद में बदल देता है। खाद में बदल देगा, खाद तो यूज हो जाएगी। तो दोनों सॉल्यूशंस काम के हैं। सेंटर ने पंजाब को 1000 करोड़ से ज्यादा दिए हैं इन सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए, लेकिन ज्यादातर अमाउंट अनयूज्ड है। इवन पंजाब सरकार भी मशीनों पे 50 से 80% तक सब्सिडी दे रही है, लेकिन अभी भी देखो किसान पराली तो जला रहे हैं। मतलब सॉल्यूशंस हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं पूरी तरह से। कम बेशक हुए हैं, पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं। जैसे देखो आपको डेटा दूं, नासा के डेटा के अनुसार 2016 में ना 81,000 घटनाएं सामने आई थी पराली जलाने की, स्टबल जलाने की, और 2023 में ये जो घटनाएं हैं ये घट के हो गई हैं 36,600। यानी पराली जलाने की घटनाएं 55% कम हो गई हैं। लेकिन अभी भी लोग पराली जला रहे हैं सॉल्यूशंस होने के बावजूद। आखिरकार क्यों? तो 5 सॉल्यूशंस राइटर अपनी तरफ से देते हैं। सबसे पहला, फार्मर लेड डेमोन्स्ट्रेशन। जो प्रोग्रेसिव किसान है ना, जिन्होंने इन मशीन्स का यूज किया है, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर या फिर पूसा डिकम्पोजर, इन प्रोग्रेसिव किसानों के खेत के अंदर ही डिमोन्स्ट्रेशन प्लॉट बनाया जाए। मतलब बाकी जो किसान है ना उनको डिमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जाए कि देखो ये जो मशीनें हैं आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, इनका फायदा होता है। क्योंकि अभी ना किसानों को डर होता है कि यार पता नहीं ये मशीनें काम करेंगी नहीं करेंगी, तो किसान रिस्क लेना नहीं चाहते। लेकिन वो डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे प्रोग्रेसिव किसानों के खेत में जो ऑलरेडी इन सॉल्यूशंस का यूज कर रहे हैं, तो उन बाकी किसानों में भी कॉन्फिडेंस आएगा, वो भी इन सॉल्यूशंस का यूज करेंगे, वो पराली नहीं जलाएंगे। तो ये पहली चीज है, फार्मर लेड डिमॉन्स्ट्रेशन। दूसरा, अभी ना सरकार पेनल्टी लगाती है पराली जलाने पे। राइटर बोलते हैं पराली ना जलाने वाले किसानों पर ना पर एकड़ अच्छा बोनस दो। यूरोप में ऐसा होता है, वहां किसानों को ना 250 यूरो पर हेक्टेयर तक का इंसेंटिव मिलता है, इसलिए वो पराली वगैरह नहीं जलाते। तीसरा है रिस्क कवरेज। अब देखो ये नई चीजें हैं, पूसा डिकम्पोजर है, हैप्पी सीडर मशीन है, नई चीजें हैं। अब नई चीजें किसानों को लगता है कि यार हमने इनको यूज किया, एक तो हमारा पैसा लग जाएगा इन चीजों को खरीदने में, और दूसरा हो सकता है कि चीजें काम ना करें तो गेहूं की फसल लेट हो जाएगी। तो रिस्क नहीं लेना चाहता किसान। तो राइटर बोलते हैं 1-2 सालों के लिए ना शुरुआत में किसानों को इंश्योरेंस गारंटी दे दो कि आपने इन सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया और ये सॉल्यूशन काम नहीं किए, आपका कोई नुकसान हुआ तो इसकी इंश्योरेंस गारंटी है, हम आपको पैसा दिलवाएंगे इंश्योरेंस कंपनी से। फिर नेक्स्ट चौथा सॉल्यूशन क्या है? फार्मर टू फार्मर ट्रेनिंग। जो अनुभवी किसान है ना, जो इन सॉल्यूशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ट्रेनर बनाओ। वो किसानों की साइकोलॉजी को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। डिग्री से ज्यादा ना फील्ड का एक्सपीरियंस काम आता है। तो ये चौथा है। पांचवा सॉल्यूशन क्या है? एक्सेस टू मशीनरी। देखो सिर्फ सब्सिडी काफी नहीं है कि हाँ भी 50 से 80% तक जो मशीन है सस्ती मिल रही है ले लो। नहीं, कोऑपरेटिव बेस्ड मशीनरी बैंक्स बनाने होंगे जहां पे किसान ना इन मशीनों को किराए पे ले सकें। तो ये 5 सॉल्यूशंस राइटर देते हैं। और राइटर बोलते हैं देखो असली जो सॉल्यूशन है ना वो फसल से परे हैं, हमें ना रीजनरेटिव फार्मिंग की तरफ
बढ़ना होगा, ऐसी खेती जिसमें मिट्टी की सेहत का ध्यान रखा जाए। ऑथर ना इटली का एग्जाम्पल देते हैं, जहां पे ना मिट्टी से ऑर्गेनिक मैटर निकालने पे ना वो धूल बन गई। पंजाब भी देखो उसी रास्ते पर चल रहा है, समझ रहे हो? पंजाब में भी मिट्टी से ऑर्गेनिक मैटर निकाला जा रहा है और धूल बनने के रास्ते पर पंजाब चल रहा है। तो आखिर में ना नरेटिव को बदलना जरूरी है। किसान समस्या नहीं है, किसान तो बेचारा समाधान का हिस्सा है। हमें पराली को वेस्ट टू वेल्थ में बदलना होगा, और इससे ना सिर्फ दिल्ली का धुआं कम होगा, बल्कि हमारी खेती, हमारे किसान दोनों का भविष्य सुरक्षित होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। लास्ट में ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए। ये डेमोग्राफी मिशन से संबंधित ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं, कल तो संडे है, फिर से मिलते हैं एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।